अब अपन देखेंगे एनिमल टिश्यू का लेक्चर नंबर 6। पहले एक बार लेक्चर नंबर 6 तक देख लो। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था टिश्यू में हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था टिश्यू की डेफिनीशन, है ना। और टिश्यू की डेफिनीशन के बाद हमने स्टार्ट किया था एपिथीलियम, है ना। एपिथीलियम के दोनों टाइप, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल के चारों और कंपाउंड के दोनों पढ़ लिया था। उसके बाद स्टार्ट कर दिया था क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बोला था देयर आर 3 टाइप्स, प्रॉपर, वैस्कुलर एंड स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। उसमें से प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू मैंने 3 चीज़ पढ़ा था, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। तो हम अब देखेंगे सेल, फाइबर और मैट्रिक्स में हमने पहले स्टार्ट किया था सेल, जिनमें कि मैंने 5 टाइप की सेल पढ़ा दिया था। ठीक है, 5 टाइप में कौन कौन सी सेल पढ़ाया था? पहले पढ़ाया था क्या, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, एडिपोज सेल, मास्ट सेल, एक और पढ़ाया था मेसेनकाइमल सेल। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा आएगा लिम्फोसाइट सेल। क्या देखेंगे? लिम्फोसाइट सेल। समझना, लिम्फोसाइट सेल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है उसको ध्यान से देखना। तो जैसे मान लीजिए कि लिम्फोसाइट सेल का मेन काम होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। क्या होता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और आप सबको पता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो मिलती है ब्लड में। कहाँ मिलती है? ब्लड में। तो लिम्फोसाइट सेल उस जगह से रिलेटेड होगा जहाँ पे क्या होता होगा, ब्लड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हितेश तुम ही बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिससे पूछेगा वही बताएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है, जल्दी बताइए। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड कहाँ बनता है? कहाँ बनता है ब्लड? बोन मैरो में। ठीक है, मतलब हड्डियों के बीच में ब्लड बनता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये हड्डी है, ये ऐसी ये हड्डी होती है। हड्डी के सेंटर में ऐसे कुछ मतलब ऐसा बोन मैरो होता है इसके सेंटर में। ठीक है, बीच में होता है वाइट बोन मैरो, इस साइड में होता है येलो बोन मैरो। तो अभी सिर्फ आप ये लिख दो कि यहाँ पे होता है क्या, बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में क्या बनता है बेटा? ब्लड। मतलब हड्डियाँ जो होती है ना, हड्डियों के बीच में ब्लड बनता है और हड्डियों के बीच से ब्लड बाहर निकलता है। तो जो ब्लड बनता है, ब्लड में 3 चीज़ रहता है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब WBC होती है एंटीबॉडी। WBC क्या होती है? एंटीबॉडी। तो हम समझेंगे कि लिम्फोसाइट सेल का क्या रोल है। तो देखो, जैसे मान लो ब्लड, अब ना ब्लड हमारा कहाँ बना? बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बना? बोन मैरो में। समझना, बोन मैरो में बना ब्लड। और ये वाला ब्लड, कुछ ब्लड चला गया थाइमस ग्लैंड में और कुछ ब्लड कहाँ रह गया? बोन मैरो में ही रह गया। मतलब जैसे बहुत सारा ब्लड बना बोन मैरो में, हड्डियों के बीच में ब्लड बना, तो उन हड्डियों के बीच में से जो ब्लड बना था, तो कुछ ब्लड कहाँ चला गया? थाइमस ग्लैंड में। अब कुछ ब्लड कहाँ आ गया? बोन मैरो में। अब थाइमस ग्लैंड की पोजीशन मैंने बताया था, आप याद करो, हार्ट के पास था। ग्लैंड वाले में बताया था, हार्ट के थोड़ा ऊपर थाइमस ग्लैंड था। तो जो ब्लड थाइमस ग्लैंड में चला गया, ये वाला ब्लड बना दिया टी लिम्फोसाइट या टी सेल। क्या बना दिया? टी लिम्फोसाइट या टी सेल। जो बोन मैरो में चला गया, ये ब्लड बना दिया बी लिम्फोसाइट या बी सेल। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों आपस में मिलके एंटीबॉडी का काम करते हैं। मतलब कि कुछ बनाते हैं एंटीबॉडी, गम दे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। और कुछ बनाता है सेल, बी हेल्पर, बी किलर, बी सप्रेसर और बी मेमोरी सेल, है ना। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा, देखो, टी हेल्पर, टी सप्रेसर। हाँ, तो ये हमारा बना देते हैं, ये सेल टाइप का बनाते हैं और ये एंटीबॉडी बनाते हैं जिसका नाम होता है GAMDE, गम दे।
तो इस तरह से हमारे बॉडी मतलब बोन के अंदर ब्लड बनता है और उस ब्लड से एंटीबॉडी बनती है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा क्या। अब यदि हम लिम्फोसाइट सेल की बात करें कि लिम्फोसाइट सेल दिखती कैसी है, तो देखो मैंने पहले भी कई बार बताया हूँ कि यदि सेल है तो सेल के अंदर के जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो रहेंगे। न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, राइबोसोम रहेगा, गोल्गी बॉडी रहेगा। तो सेल है, सेल में सबसे पहले देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंटर में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ किसकी होती है, लिम्फोसाइट सेल के बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि ये सेल जो होती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बस सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, अभी बता दिया था क्योंकि मैंने बोला आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो वाइट वाले का पार्ट होता है। वेरी लेस इन नंबर, क्यों? क्योंकि देखो पूरा जैसे अपना जो ब्लड होता है ना रितेश, ब्लड में आप बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किसका रेशो क्या रहता है? पूरे ब्लड में आरबीसी कितने परसेंट होता है, डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होता है हमारा जो पूरा ब्लड है? अच्छा एक नया क्वेश्चन बताओ, कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में रक्त का या ब्लड का कलर क्या होता है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। ऑप्शन दूं? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है ब्लड कलर इन अवर बॉडी, पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ऑप्शन है लाइट पिंक, तीसरा ऑप्शन है ब्लू और चौथा ऑप्शन है येलो। क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए, कलर ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, जल्दी बोलिए कौन सा होता है? कलर ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी क्या जाएगा आंसर? अरे यार मतलब क्या लाइट पिंक मतलब क्या, वो लड़की है क्या? ब्लड तुम्हारा ब्लैक है? नहीं नहीं, ब्लड ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ब्लड का जो कलर होता है हमेशा कैसा होता है? रेड। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एम्स में पूछा जा चुका है। तो बच्चे ने, आधे बच्चों ने लगाया था लाइट पिंक, 50% बच्चों ने लगाया था लाइट पिंक, अब 50% में 20% बच्चे लगाए थे क्या? ब्लू। देखते हैं ना कि वो ब्लू ब्लू ये दिखता है बाहर से, है ना, जबकि 100% आंसर क्या गया था? रेड कलर। तो याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? सच में ऐसा था। अब हम मैथ थोड़ी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं बोल रहा था कि हमारी बॉडी में ब्लड का रेशो कितना है। जो ब्लड है तो कितने परसेंट आरबीसी है, कितने परसेंट डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के साथ प्लेटलेट्स भी मानते हैं। रेड ब्लड सेल, ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पुकल्स और वाइट ब्लड कॉर्पुकल्स, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, चलो तो मतलब ब्लड में, खून में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? जबकि ब्लड में तो ये भी है, ये भी है, तो फिर वाइट क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि ये 98% तो अकेले आरबीसी होता है और 1 से 2% डब्ल्यूबीसी होता है। तो ज़्यादा कौन सा दिखेगा? हम कहते हैं कि 100 लीटर दूध है, 100 लीटर में हमने 98 लीटर दूध लिया और 2 लीटर पानी मिला दिया, तो दूध कैसा दिखेगा? दूध जैसे कि पानी जैसे, जाहिर सी बात है। इस वजह से ब्लड हमारा कैसे दिखता है? रेड कलर का, क्योंकि इसमें आरबीसी का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसका मतलब अमीबॉइड शेप होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट सराउंडिंग मोस्ट ऑफ द सेल पार्ट, लेस साइटोप्लाज्म। फंक्शन देखो, मैन्युफैक्चर, सीक्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। मैंने पहले बताया था इस टॉपिक के लिए सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन, प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन करेगी, यही जो प्लाज्मा सेल होती है एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। तो इसके बारे में मैंने जितना बता दिया ना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, ये इतने की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने फिर भी हालांकि सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है नंदू, तुमसे आना चाहिए ब्लड का कलर क्या होता है, तुम क्यों कंफ्यूज थी भाई?
कैसा होता है? चलिए अब हम बात करेंगे मैक्रोफेज या हिस्टोसाइट सेल। लास्ट सेल है। मैक्रोफेज मतलब क्या होती है? फैगोसाइटिक इन नेचर। मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं कि जो फास्टिंग के टाइम पे खुद को ही खाने लगती हैं। कभी किसी को अनलिमिटेड वाला भूख लगा है, मतलब एकदम बहुत भूख लगा हो, अब मिल कुछ नहीं रहा, पानी भी नहीं मिल रहा है। कॉलेज ऐसे स्कूल में कभी होता है ना, एकदम क्लास चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा, बहुत तेज़ भूख लगी है, खाने को नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसी को खाने लगती हैं सेल्स। क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल है उनको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। अब एनर्जी कहाँ मिलेगी? जब आप बाहर से खाना नहीं खा रहे तो हमारी बॉडी में जो स्टोर है उसी को खाते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर होता है खुद को ही खाना। ठीक है, तो जैसे मान लो यदि हम बात करें मैक्रोफेज सेल का, जिसको हम एक और नाम हिस्टोसाइट भी बोलते हैं, तो सेकेंड मोस्ट एम्बुडेंट सेल, सेकेंड लार्जेस्ट सेल, अमीबॉइड शेप, किडनी बीन शेप, न्यूक्लियस प्रेजेंस, साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर इन क्लीन, दीज सेल आर द फैगोसाइटिक इन नेचर। इसी को अपने को पढ़ना है, बस एक ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। दीज सेल फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक नेचर मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, बगल में फैगोसाइटिक सेल है, तो फैगोसाइटिक सेल इसको बेवकूफ़ बना देगी। फैगोसाइटिक सेल बोलेगी बैक्टीरिया को कि भाई आजा, तेरे लिए मैं यहाँ पे पार्टी दे रहा हूँ, या कुछ भी, मतलब ये सेल इसको लालच देगी। अब बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा और इसको अपने अंदर कैप्चर करके खा जाएगी। तो इस तरह के नेचर को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक नेचर। ऑल्सो सेल क्लीनिंग सेल, हाँ क्लीनिंग सेल भी बोलते हैं। क्लीनिंग सेल मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में मानो कि आरबीसी है। देखो ध्यान से एक चीज़, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल का साइज़ होता है 7 to 7.5 माइक्रोमीटर, और हमारी आरबीसी जो ब्लड होता है ना, 120 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कॉर्पुकल्स जो होती है 120 डे के अंदर डेथ हो जाती है। अब मान लो बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन आज हुआ 10 मार्च को। कब हुआ? 10 मार्च को आरबीसी के बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, ब्लड बना। अब इस ब्लड को बाहर से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो ये ब्लड आज पैदा हुई, तो आज क्या है? एम्ब्रियो, फिर एडल्ट, फिर बुढ़ी। और जैसे 120 दिन होगा ये बुढ़ी हो जाएगी, 120 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। अब आरबीसी की डेथ हो गई 120 दिन के अंदर। अब जो उसकी डेड बॉडी है उसका क्रियाक्रम कौन करेगा? और क्रियाक्रम नहीं करेगा तो कितनी सारी आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्रियाक्रम मतलब समझ रहे हो ना, राम नाम सत्य है, कौन करेगा? तुम इमेजिन करो यदि हमारी बॉडी के अंदर राम नाम सत्य करने वाली चीज़ें ना हों तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी चीज़ें, वेस्ट चीज़ें स्टोर हो जाएं। इमेजिन करो कि यदि हम नॉर्मली यदि अपने बॉडी के बाहर भी बात करें तो जो लोग की डेथ होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, यदि जैसे हिंदुओं में उनको जलाते हैं, मुस्लिम में उनको दफनाते हैं, तो यदि ऐसा नहीं किया जाए और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो तो तुम लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी चलने के लिए, हर जगह डेड बॉडी पड़ी रहेंगी। तो जो हम लोग उनका क्रियाक्रम करते हैं ना, तो रियल में वो एक स्कैवेंजर का काम होता है। स्कैवेंजर मतलब कि सफाई कर्मी। अब बस बात यह है कि उनसे हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। यदि उनसे हमारे इमोशंस जुड़े हैं तो हम उसको उस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिक अच्छे से तैयार करके और इमोशंस के साथ उनको ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ हो, यूक्रेन में इतने लोग मर रहे हैं, उनसे आपके कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं, तो वो डेथ हो रही है, वो पता नहीं उनका क्या हो रहा है, उनसे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कभी ऐसा कोई दुखी हुए, बाप रे वो मर गया है, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुए ना। लेकिन यदि वही कोई अपना सगा हो तो अपन कितने सालों तक तो सदमे में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस चीज़ से हमारा इमोशंस अटैच है। तो जिस चीज़ से हमारा इमोशंस अटैच होता है, होता सब स्कैवेंजर ही है, होता सबका सब सफाई कर्मी है। जैसे मान लो कि तुम अपने घर में कोई कुत्ता पाल के रखो 3-4 साल से, यदि उसकी डेथ हो जाएगी तुमको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन यदि गांव में किसी और का कुत्ता डेथ हो गया तो ठीक है, कोई मतलब
सुन के अनसुना कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये मानो कि हमारे अर्थ में जो लिविंग चीज़ है जब नॉन लिविंग में कन्वर्ट होती है तो हमारे अर्थ के लिए वो एक वेस्ट मटेरियल हो जाता है। उसको सफाई करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम जिसको बोलते हैं स्कैवेंजर, हिंदी में सफाई कर्मी। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सफाई कर्मी का काम होता है वो काम करता है मैक्रोफेज। कौन काम करता है? मैक्रोफेज, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर। मतलब जैसे हमारी आरबीसी 120 दिन के अंदर जब डेथ हो जाती है तो आरबीसी का जो क्रियाक्रम होता है वो कौन करता है? मैक्रोफेज। आ गया समझ में? ठीक है। फिर हाँ ना, ऑल्सो कॉल्ड, देखो ना लिखा भी तो है, ऑल्सो कॉल्ड क्लीनिंग सेल ऑफ एडेप्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द डेड सेल आर दे आर डेब्राइज बाई द ईटिंग देम। मतलब खा के किसी भी तरीके से उसको क्या करता है? साफ कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्रोफेज। अब देखो, जैसे मान लो ये नीट में बहुत आता, इम्पॉर्टेंट है और नीट में बहुत बार आता है। जैसे मैंने बोला कि लंग्स के अंदर की जो सेल है, जो लंग्स के अंदर की जो सेल की डेथ होती है, जो लंग्स की सफाई करता है, सफाई कर्मी से ही याद रखना है, जो लंग्स का सफाई करता है उसको हम बोलते हैं डस्ट सेल। देखो, मैक्रोफेज मतलब कि सफाई कर्मी, ऑफ लंग्स मतलब जो लंग्स की सफाई करता है उस सेल का नाम है डस्ट सेल। मैक्रोफेज ऑफ लीवर, जो लीवर की सफाई करता है उसका नाम है कुप्फर सेल। मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन की सफाई करता है, ब्रेन की सफाई नहीं, ब्रेन में जो डेड सेल हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो उसकी सफाई करता है वो क्या होता है? माइक्रोग्लियल सेल। फिर मैक्रोफेज ऑफ ब्लड, मोनोसाइट। मैक्रोफेज ऑफ स्प्लीन, रेटिकुलर सेल। मैक्रोफेज ऑफ थाइमस ग्लैंड में हेसल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये वाले आपके नीट के एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक हमेशा पूछा जाता है। इनमें से हमको लगता है कि कुप्फर सेल और डस्ट सेल तो 3-4 बार पूछा जा चुका है। समझ गए? ठीक है। तो एक बार फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एडिपोज सेल, मैक्रोफेज, ये सारी की सारी सेल दिमाग में इमेज बना लो, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सेल क्या काम कर रही थी। इतनी सेल हमारी बॉडी में मेन रोल करती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का सेल वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर, फिर लास्ट में पढ़ेंगे मैट्रिक्स, है ना। तो अब आ जाइए फाइबर्स, ठीक है। देखो फाइबर क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, बस वही अपने को करना है नॉर्मली। इलास्टिक फाइबर्स, डाइजेशन, वॉल्यूम, कलर, लोकेशन, वो अलग अलग उसमें दिया है, मैंने टेबल बनवाया हूँ खुद से। चलो देखते हैं, आओ। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो जब आप लोग देखे होंगे कि हमारी बॉडी में यदि फाइबर की कमी होती है तो जो डॉक्टर होता है ना, हरी सब्जी और एप्पल खाने की सलाह देता है। मतलब कि एप्पल में सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं। जैसे जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या किसी को जैसे खून की कमी है तो डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि एप्पल खाओ। आप देखे होंगे एक ट्रेंड चलता है, यदि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो हम लोग ज़्यादातर एप्पल और अनार ही लेके जाते हैं, कभी केले लेके नहीं गए, है ना। तो ये चीज़ें भले कितना महंगा हो सस्ता हो, हम वही 2 चीज़ फ्रूट क्यों लेके जाते हैं। हालांकि पुराने लोगों को नहीं पता है, जैसे मम्मी मतलब पापा दादाजी लोगों को नहीं पता है कि हम क्यों लेके जाते, बस उनको ये पता है कि यार एप्पल जो है फायदा करता है, समझ गए।
तो जो एप्पल होता है, एप्पल में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। अब याद रखना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसके ब्लड में जितने ज़्यादा फाइबर होते हैं ना, उसका ब्लड उतना ही हेल्दी होता है। ब्लड का हेल्दीपन डिपेंड करता है उसके क्लॉटिंग टाइम पे। क्लॉटिंग मतलब कि फाइबर्स, ठीक है। जिसका ब्लड जितना जल्दी क्लॉट होता है उसके फाइबर उतने ही अच्छे होते हैं, और जितने ज़्यादा अच्छे फाइबर होते हैं उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी होता है। जैसे मान लो कि हमको चोट लगी और तुमको चोट लगी, दोनों को सेम टाइम पे चोट लगी। हमारा ब्लड जो था सेम टाइम पे चोट लगी और इक्वल चोट लगी, जितना मेरे को लगा उतना इसको भी लगा, और हमारा ब्लड 2 मिनट के अंदर क्लॉट हो गया और इसका ब्लड 5 मिनट तक क्लॉट नहीं हुआ, तो ज़्यादा वीकनेस किसको आएगा? इसको, क्योंकि बॉडी से ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया। फिर तुम डॉक्टर समझ जाएगा कि तुम्हारे अंदर फाइबर की कमी है, क्योंकि ब्लड जो हमारा ब्लड बाहर निकलता है ना बॉडी को, उसको रोकता कौन है? फाइबर का एक जाल रोकता है, जिस जाल को हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं? ये एक टाइप का फाइबर्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हालांकि ये वाला फाइबर कुछ अलग है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि जो फाइबर्स होता है हमारी बॉडी में एक जाल होता है जो ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। अभी ब्लड जब टॉपिक आएगा ना, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में जब हम ब्लड और प्लाज्मा पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, समझ गए? तो अब यदि हम बात करें नॉर्मली हमारी बॉडी में जो फाइबर्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो फाइबर्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलर, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। ध्यान देना, एक चीज़ बताता हूँ, मेरे घर का खुद का प्रैक्टिकल। मेरे पापा जी जो है ना, तो आज से 3-4 साल का काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 8-9 साल पहले वो दुर्गा जी की मूर्ति बनाते थे खुद से। वो मतलब उनमें एक ऐसे नेचुरल कला है कि जब हम लोग शायद 11-12 या 12 के 1-2 साल तक बनाए हैं, फिर घर में मंदिर बनवा लिए, तब नहीं बनाते, तो दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं। गाँव में आज भी ऐसा होता है कि लोग खरीदते कम हैं। सिटी में तो चंदा इकट्ठा करके खरीद लेते हैं, गांव में तो आज से कुछ सालों पहले लोग बनाते थे। तो पापा जी मेरे मूर्ति बनाते थे तो वो मिट्टी लाते थे गांव से, अब मिट्टी का एकदम पाउडर बना के उसको गीला करते थे और उस मिट्टी में कॉटन मिलाते थे। तो पहले चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही थी कि मिट्टी में वो कॉटन क्यों मिलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यदि एक नॉर्मल मिट्टी है और एक मिट्टी में कॉटन मिला हुआ है, दोनों को सुखाओगे यदि, तो किस में ज़्यादा दरार आएंगे? क्यों? क्योंकि उसमें रोकने के लिए कुछ है नहीं। अब मिट्टी में कॉटन मिला दोगे तो उसको पकड़ हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा फाइबर्स होंगे हमारी बॉडी उतनी ही मजबूत होगी और मसल्स में उतना ही ज़्यादा पकड़ बनेगी। जैसे ये गाल हैं, कोई खींच रहा है तो हाथ में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ बनी हुई है। यदि पकड़ नहीं बनेगी तो हाथ में आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हमारी बॉडी के अंदर हर जगह फाइबर्स होते हैं जो कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे ये है, अब ये देखो इतना टूटा नहीं, देखो नहीं टूटा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं इन दोनों को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह से 3 नॉर्मली हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं जिनको हमको यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ना है, डिटेल से नहीं, ठीक है। कौन सा फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा फाइबर क्या काम करता है। तो अच्छा, फाइबर मतलब दिमाग को समझ में आ गया ना? कैसा? नहीं आया तो एक चीज़ और समझ सकते हो, हाँ ना, अरे वो लड़कियों की चोटी देख लो ना, कॉर्नर में फाइबर ही तो होते हैं, ऐसी ना है, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। पहले तो तुम लोगों को नाम ही याद रखना है तीनों फाइबर के। कभी कभी तो सीधे नाम ही पूछ लेता है, ख़त्म, कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि कितने कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहला तो आपको तीनों नाम होने चाहिए, बोलो एक बार मेरे साथ, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। अब इसमें से पूरा टेबल याद नहीं रखना, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, मेड अप ऑफ प्रोटीन, फाइबर एक प्रोटीन से बनता है, सेब में भी प्रोटीन होता है। देखना, सब टॉपिक को रिलेट करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो देखो, कोलेजन फाइबर बनता है कोलेजन प्रोटीन से, कोई याद करने बैठेगा इसको? कोलेजन फाइबर किससे बना? कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिक फाइबर किससे बना? इलास्टिन प्रोटीन। रेटिकुलर फाइबर किससे बना? रेटिकुलिन प्रोटीन। तो पहला पॉइंट तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो नाम है उसी के नाम में प्रोटीन लगा दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, कलर छोड़ भी सकते हो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद है तो बहुत अच्छा है। वाइट कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर।
ठीक है। फिर लोकेशन ये जरूर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले है मोस्ट एम्बुडेंट इन टेंडन, दूसरा है लिगामेंट, चौथा है मोस्ट एम्बुडेंट इन स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो। देखो सबसे पहले देखो टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं ये समझो, ठीक है। मतलब कि एक होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है, एक होता है जो बोन को मसल से जोड़ता है। तो लिगामेंट क्या काम करता है, बोन प्लस बोन, बोन प्लस मसल्स, सही हूँ ना, ठीक है। चलो अब सुनो, जैसे मान लो कि ध्यान देना कि अपन कोई सी भी हड्डी ले लो, चलो यहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। कौन सी होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना की बात करें तो जो ये मसल्स है ना, तो ये मसल्स हड्डी से चिपका हुआ है। यदि मसल्स हड्डी से ना चिपकेगा तो इतना सही से काम नहीं कर पाएगा, आपको ही पता है। ये मसल्स हड्डी से चिपका है, ये मसल्स हड्डी से चिपका है, तो जो चिपका है रियल में कोई स्ट्रक्चर उसको बांध के रखी है। अब जो बांध के रखी है वो एक कोई फाइबर टाइप का होगा, धागे टाइप का। अब वो धागा होता है क्या, कोलेजन फाइबर, और उस धागे को बोलते हैं टेंडन। सेम टू सेम दो हड्डियों को भी बांध के रखी है, ये हड्डी इस हड्डी से बंधी है, ये हड्डी इस हड्डी से बंधी है, ये बोन इससे बनी है। तो जो बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बोन को जो जोड़ के रखता है वो इलास्टिक फाइबर होता है, जिसको बोलते हैं लिगामेंट। क्लियर। और जो हमारा रेटिकुलर होता है ये स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो, जो कि थोड़ा वीक होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, समझ गए। तो ये स्प्लीन को, लिम्फ नोड को और बोन मैरो को जोड़ के रखता है। समझो थोड़ा लिम्फ नोड क्या होता है, समझना। किसी के यहाँ पे वो आया कभी कभी गिल्टी, फिर पट्टी चिपका दो फिर वो ठीक हो जाता है, बहुत दर्द किया करता है, बचपन में आ जाता था यहाँ पे ऐसे, फिर वो लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड मतलब हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होते हैं जो गठान होती है ग्रीन कलर की हमारी बॉडी के अंदर, अभी नेट में सर्च करना मिलेगा, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ग्रीन कलर की छोटी छोटी गठान होती हैं जो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। आगे टॉपिक आएगा तो हम इसको डिटेल से लेंगे, अभी बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। फिर देखो बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाइजेशन ज़रूरी है। देखो कोलेजन फाइबर एक प्रोटीन है, क्या है, फाइबर एक प्रोटीन है जो कि पेप्सिन एंजाइम से टूटेगा, ये ट्रिप्सिन एंजाइम से टूटेगा। यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड द एरिजोफिल फाइबर बिकॉज दे आर द स्टैंडी इन सिल्वर सॉल्ट। इसमें इसको छोड़ सकते हो चलेगा, लेकिन ये दोनों को याद रखना, फाइबर्स हैं, समझना। अब जैसे मान लो कि अभी मैं इतना छोटा हूँ, है ना, अब ये हमारे हाथ छोटे छोटे हैं बचपन में, अब जब धीरे धीरे हाथ बढ़ेंगे तो फाइबर बढ़ेगा नहीं, अब फाइबर जब बढ़ेगा तो खींचेगा, जब खींचेगा तो टूटेगा भी। तो ये उस टाइम पे हेल्प करते हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स। क्लियर। फिर देखो अब जो कोलेजन फाइबर होता है वो नॉन इलास्टिक होता है, क्या होता है, फैलता नहीं है, ये इलास्टिक होता है, ये डेलिकेट एंड सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, ये इसमें ब्रांच नहीं होती है, ये ब्रांच होती है और ये भी ब्रांच होती है। मेनली जो जो याद करना था, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने मार्क करवा दिया, तो ये हो गया। देखो तुम्हारे शॉर्ट में हो गया पूरा फाइबर। अब पढ़ना मैट्रिक्स। फेविकोल है, फेविकोल के अंदर हमने ऐसे मुट्ठी डाल दिया, फिर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा चिपक जाएगा कि नहीं चिपकेगा, कभी अंदाज़ा किए हो, चिपक जाएगा ना। जैसे मान लो कि वो साबूदाना है एकदम, मतलब थोड़ा सा वो मतलब सेमी सॉलिड टाइप का है, नहीं आ रही है, आ रही है, हैं, सेमी सॉलिड टाइप का साबूदाना है। साबूदाने में हाथ डाल के फिर हाथ को निकाल लो, चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे पानी है, पानी में हाथ डाल के बाहर निकाल दो, पानी चिपकेगा नहीं, गीला ज़रूर हो जाएगा, बहुत कम चिपकेगा, मतलब सबसे ज़्यादा फेविकोल चिपका, फिर साबूदाना, फिर पानी। ये तीनों मैट्रिक्स हैं, लेकिन मैट्रिक्स का सैचुरेशन अलग अलग है, और सैचुरेशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स अलग अलग काम करता है। अब मैट्रिक अलग अलग शीथ बनाता है, शीथ मतलब समझ रहे हो, लेयर, कवरिंग।
जैसे मैट्रिक्स से ही वजह से आपके हार्ट को कवर किया गया है, ब्रेन को कवर किया गया है, लंग्स को कवर किया गया है, किडनी को कवर किया गया है, बोन को कवर किया गया है। हार्ट को पेरिकार्डियम, बोन को पेरिओस्टियम, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक लेयर से कवर किया गया है। यदि हम अपने ऑर्गन को लेयर से कवर नहीं करेंगे तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे अपन लोग जब बेड में नया जब वो डालते हैं क्या गद्दे, तो उसमें हम बेड शीट क्यों डालते हैं? ऐसा जरूरी थोड़ी है बेड शीट नहीं डालेंगे तो नींद नहीं आएगी। और ज़्यादातर ये भी नहीं कि सुंदर दिखे इसलिए डालते हैं, ना कि छोटा बच्चा डायरेक्ट, समझ गए ना, इसीलिए अपन डालते हैं ना। तो वो जो कवरिंग होता है वो क्या करता है, मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। कवरिंग क्या करता है, मेन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक सिक्रीशन होता है प्लांट का, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक क्या होता है पता है, कार्बोहाइड्रेट है। ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा हम बात करें, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। देखो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो एक टाइप का क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, जो हाइलुरोनिक एसिड से बनता है। समझ गए, ये हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है जो हाइलुरोनिक एसिड से बनता है। इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे मान लो कि फेविकोल है, समझना, फेविकोल को आप उंगली डाल के ऐसे निकाल दो और 10 मिनट तक किए रहो, एक धागा टाइप का बन जाएगा। फेविकोल में चारों उंगली डाल दो, ऐसे निकाल दो, एक मोटा लेयर बनेगा, रस्सी टाइप का बन जाएगा। फेविकोल में हाथ डाल के ऐसे मुट्ठी बांधे रहो, फिर उसको निकाल दो, एक सीथ टाइप की बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। मतलब जो हमारे मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रक्चर आगे बनने वाली है। आगे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग टाइप्स के टिश्यू पढ़ेंगे, इसी के मॉडिफाइड्स होंगे। और ये सबसे टफ वाला पार्ट है। तुमको नींद आ रही है ना, थोड़ी सी खड़े हो जाओ तो स्पाइनल कॉर्ड में टच हो जाएगा तो सच में नहीं आएगी, नहीं तो सीख नहीं पाओगी। सच बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, पनिशमेंट के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए हो जाएगा। या तो नीचे से चाय पी के आ जाओ, तब तक मैं टाइम पास करवा रहा हूँ, जाओ। हाँ सच में अब नहीं आएगी। लेकिन मेरे सर बोले थे कि जब नींद आए ना तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं सच एक अच्छा रीजन बताता हूँ। चलो ये समझ गया ना म्यूकोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फाइबर्स। इसके कौन से वाले फाइबर हैं, ये डाले थे, समझ गए। अब हम मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स के अंदर हम पहला देखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये वाला पार्ट ऐसा होता है जो ढीला ढाला होता है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जांपल समझना, दो एग्जांपल सबसे अच्छा। जैसे किसी के गाल फूले फूले हैं तो बढ़िया सॉफ्ट होते हैं हैं उसके, ठीक है। क्यों सॉफ्ट होते हैं ये बताओ। क्योंकि उसके अंदर लूज ढीला ढाला टिश्यू है, समझ गए ना। और देखो ढीला ढाला टिश्यू है, सच में रहता है ऐसा। और ये जो एरियोलर है ना, एरियोलर बताता है कि वहाँ एयर भरी हुई है। आप समझ लो, इमेजिन करो कैसे बोले, एक अच्छा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में कि इमेज सेट है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा। मान लो आम ले लो, आम एकदम पका हुआ आम ले लो। आम बस सड़ने के कगार में है, इतना पक गया है कि बस वो सड़ने वाला है। आपने उसको एक ट्रांसपेरेंट थैली से कवर कर दिया, बस वो सड़ने के कगार में है। तो जब तुम उसको ऐसे दबाओगे ना तो वहाँ से सॉफ्ट भी रहेगा और बबल्स भी निकलेंगे। जिसने सड़े आम खाए होगे तो पता चल गया होगा। अरे तो साइड में सड़ जाता तो साइड को तो खा ही लेते हैं ना जब महंगा रहता है, ठीक है। तो वो जैसे तुम एकदम वहाँ पे वो वाला जो सॉफ्टनेस होता है ना, तो हमारी बॉडी में जिस तरह जहाँ जहाँ
उस तरह की टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने बताया था सरफेस अराउंड द निप्पल्स, निप्पल्स के चारों ओर का जो एरिया रहता है वहाँ भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था, क्योंकि वो सॉफ्ट पार्ट होता है। जैसे लिप्स सॉफ्ट पार्ट होते हैं, तो यहाँ भी ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब मेरी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे इस तरह का टिश्यू होता है। अब समझो, देखो यहाँ पे देखो ये फाइबर्स दिख रहे हैं, ये फाइबर्स दिख रहे हैं। तो फाइबर इस जगह का तो स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे तुम यहाँ पे ऐसे गूलोगे समझ रहे हो, हाँ तोचेंगे, तो जैसे अपन इसको ऐसे तोचेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन ये इससे जुड़ा रहेगा। यदि ये इससे जुड़ा है तो तुम ऐसे तोचोगे ना तो ऐसे मुड़ेगा नहीं, यहाँ हार्ड लगेगा कि नहीं। जैसे किसी के यहाँ ऐसे करो और यहाँ ऐसे करो, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ सॉफ्ट है, यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ पे इस तरह का हो सकता है कुछ ऐसा, जो हमारी बॉडी का सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर आर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। फिर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी मतलब कि सॉफ्ट। स्पॉन्जी मतलब क्या होता है? स्पॉन्जी मतलब समझ गए ना, गुलगुल, अरे वो रहता है ना जैसे सोफे वगैरह में रहते हैं, स्पॉन्जी तो रहते हैं वो लोग। फिर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस और सब्सटेंस और द मैट्रिक्स प्रेजेंट। मतलब हमारी बॉडी में बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सबको पता है ये। ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, मैनी गैप्स आर प्रेजेंट, दिस स्पेस इज कॉल्ड द एरियोल। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे गैप्स होते हैं, जहाँ जहाँ स्पेस होता है, वहाँ वहाँ प्रेजेंट होता है ये। मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट मोर इन अमाउंट, फाइब्रोब्लास्ट इज द मेन सेल, नर्व सेल प्रेजेंट्स। मतलब कि जहाँ जहाँ एरियोली टिश्यू रहेगा ना, वहाँ वहाँ पे ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? क्योंकि देखो ये सारे का मैं सबका काम बता सकता हूँ, बता दिया, तुम लोग अपने से रिलेट कर सकते हो। तो ये होता है एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है टेला सबक्यूटेनिया, मज्जी आ गई। क्या है पहला एग्जाम्पल? टेला सबक्यूटेनिया। इसको लिखते जाओ, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा है, यहाँ लिखना है टेला सबक्यूटेनिया। टेला सबक्यूटेनिया लिखो, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, बिटवीन स्किन एंड मसल्स। मतलब कि जैसे तुम लोग ने देखा होगा कि बाहर की ये स्किन और स्किन के अंदर जो मसल्स है उसके बीच में ये होता है, और ये ज़्यादातर गर्ल्स में होता है। मतलब बॉयज़ में भी होता है, लेकिन बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स में ज़्यादा होता है, और गर्ल्स में फैट सेल भी होती है। इसीलिए जो गर्ल्स का मतलब ये बॉडी होता है वो कंपेयर टू बॉयज़ ज़्यादा सॉफ्ट होता है। समझ गए? ये होगा हमारा टेला सबक्यूटेनिया। मतलब देखो ये हड्डी है, ये हड्डी है, हड्डी में यहाँ पे ये मसल्स है, ये ऊपर चमड़ी है, स्किन, ये स्किन है, ये मसल्स है। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इस गैप में भरा होता है क्या? इस वजह से यहाँ पे पार्ट सॉफ्ट होता है। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ये गाल में भी होता है, जिस किसी की तोड़ निकल आती है तो वहाँ भी होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, सेकेंड एग्जाम्पल है। मतलब ट्रैकिया की सब म्यूकोसा वाले पार्ट में, जैसे ट्रैकिया है ना, तो आप पता है ऐसे मुंह में हाथ डाल के ऐसे टच करो, देखो सॉफ्ट लगेगा। कर लो, मुंह में हाथ डालो, फिर ऐसे अंदर की जो वॉल है उसको टच करो, ऐसे ऐसे गीला गीला सा सॉफ्ट रहता है ना, तो वहाँ पे यही रहता है एरियोलर। नेक्स्ट ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोन्यूरियम, मेडुला ऑफ ओवरी, ये सबका सेम कहानी है। आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस, ये सारे पार्ट जो रहते हैं सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके डर्मिस और
मसल्स के बीच में गैप होता है, उस गैप में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जहाँ पे ऐसा। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आता है, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड नंबर। ये तो मैंगो मैंगो टाइप का लग रहा है भाई, सच में खाने का मन कर रहा है ना? आ रहा है ना? आया भी है नीट में। क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में कि जो गर्ल्स की बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे हाथ पैर कुछ भी, बॉयज़ के कंपेयर में ज़्यादा स्मूथ होते हैं, क्यों? जैसे एक लड़के हैं, हम लोग हैं, वैक्सिंग करवा ले तो भी वैसी रहेगा, रहेगा कि नहीं, लेकिन गर्ल्स में अलग ही शाइनिंग आती है, ऐसा क्यों होता है? पैटी को क्या बोलते हैं? फैटीनेस। चलो दुबली पतली लड़की हो तो भी चिकनी रहेगी। नहीं, वो स्मूथनेस रहता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? वो हाथ वाले को क्या बोलते हैं? पेडिक्योर। हाँ, दो ही तो नाम है, पेडिक्योर मैनिक्योर। बोलो ऐसा क्यों होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया यार, कैसे भी तुम लोग पढ़ोगे भाई? क्या बोला? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सुनो मैं रीजन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। दो थैली हैं, एक थैली में दाल भरी हुई है और एक थैली में घी भरा हुआ है। दोनों को ऊपर से टच करने में, देखने में ज़्यादा शाइनिंग किस में रहेगी? हाँ, दाल में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि दाल उतना स्मूथ नहीं है। चलो दाल में दो चम्मच घी मिला दो, चलो ऐसा कर लो, कंडीशन चेंज कर दो। एक पन्नी में घी है, मतलब एक पन्नी में घी है, 2 चम्मच दाल मिली हुई है, और एक पन्नी में दाल है, 2 चम्मच घी मिला हुआ है। अब किस दोनों कंडीशन में कौन सी ज़्यादा चिकनी दिखेगी, कौन सी ज़्यादा शाइनिंग रहेगी? घी वाली। मतलब कि जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में फैट बॉडीज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फैट बॉडी मतलब एडिपोज सेल, एडिपोज सेल मतलब कि फैट सेल। अब जिसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, शाइनिंग उसमें ज़्यादा रहेगी। सही थे ना? और शाइनिंग ज़्यादा रहेगी मतलब कि कमज़ोर होगा वो पार्ट, इजीली डैमेज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो मॉडिफाइड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, सारे के सारे पॉइंट नीट में आए हुए हैं, तुम्हारे बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, जो आ चुका है। फिर फैट डिपॉजिट बैकेंड स्पेस ऑफ एरियोलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू। एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। बोलो तो मैं पुराना डायग्राम दिखा दूँ कि जो ये फाइबर्स है ना, इन फाइबर्स के कहाँ गया, इन फाइबर्स के बीच में फैट बॉडी जमा हुआ है। फिर हाँ, ये बता दिया ना मैंने पॉइंट। फिर है क्या? लोकेटेड मेनली बेन द स्किन, मतलब स्किन के नीचे। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट, सही है। इफ दिस टिश्यू is treated with the alcoholic solvent, fat will be dissolved completely and adipose cell is vacuolated. This एक चीज़ और बताता हूँ, रुक जाओ। This issue can be stained with the Sudone solution, stained with the Sudone solution। मतलब ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर मैंने सुना हूँ कि जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, यदि वो लोग एल्कोहल का सेवन करें, लेकिन बोलते ना मनाई धारण, मतलब कि
दारू जो लोग पीते हैं थोड़ा सा अच्छे से पिए, मतलब कि चलो ठीक है 1 2 पैक 3 पैक जैसे ये लोग लेते हैं, है ना। नॉर्मली यदि तुम अब उसी के सहारे जियोगे तो दिक्कत होता है, लेकिन यदि सिर्फ जो एल्कोहलिक लोग होते हैं जो मतलब बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे अपने यहाँ नंदू, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो फैट बॉडी जो गैप रहते हैं उसको कवर करता है और अलग शाइनिंग आती है। हाँ, तो ये बॉयज़ में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है। जैसे बड़े बड़े ये एक्टर्स और ये लोग होते हैं ना, सब क्वांटिटी में लेते हैं। अब ये महुआ ठर्रा नहीं 10 रुपये 50 रुपये है ना। हाँ, वो अब ये जो यहाँ मिलती है ना गोवा और ये सब, इसको ज़्यादा अच्छा पता बता दे यार, है ना। तो वो वाली नहीं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी की लेना चाहिए। वैसे मैं भी सोचा हूँ, देसी वाली तो मतलब नुकसान करती होगी शायद, ठीक है। हाँ, अच्छी रहती है ट्राई किया ना, ये तो की है, थोड़ा सा की है, बता रही थी ना एक दिन, करना चाहिए सबको। हाँ वही तो, ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा देखो बुरा मत मानो, होली है भांग और मस्त डीजे लगा के डांस करेंगे बहुत सारा, तुम्हारा वो वाला आओ अपन देखते हैं टाइप ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सुनो, एडिपोज बार बार आ रहा है, वहाँ सेल में भी आया था, टिश्यू में भी आ गया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिपोज वाला, है ना। तो ये होता है वाइट फैट और ब्राउन फैट। जल्दी बोलो, मोनो की मल्टी, समझ गए, ठीक है। अब 1 ग्राम फैट जो होता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, 9.2, हाँ वही 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। मतलब कि अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एक मोटी लड़की है एक दुबली लड़की, दोनों को दौड़ा दिए, ठीक है। जब दोनों को दौड़ा दिए तो ज़्यादा जल्दी कौन थक जाएगी। अब एक नया क्वेश्चन, हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा वो क्यों थकेगा। तो फिर मोटी वाली क्यों थकेगी, पतली वाली थकना चाहिए ना। चलिए आप बताओ, हैं लगा दो फिजिक्स लगा दो, वो धम्म धम्म चलेगी तो हाँ, तो धरती रोएगी। हाँ हैं, एक मोटी है तो फैट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो जब एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो क्यों थकेगी। या तो दोनों ना थके, सेम दूरी जाएं दोनों। किसके पास, हाँ, क्योंकि फैट भी 2 टाइप का होता है। जो फैट होता है ये होता है एक जहां कार्बन के बीच सिंगल, एक जहां कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल। ये अनसैचुरेटेड फैट है, बिना काम का। जिसको ऐसे ऐसे कर करके गरम पट्टा पता नहीं क्या कर करके कम करते हैं, और ये सैचुरेटेड फैट है, मतलब ये काम का है। तो जो मोटी है ना उसके अंदर जो बॉडी में जो फैट है वो फैट किसी काम का नहीं है, वो फैट सिर्फ और सिर्फ बीमारी पैदा करेगा। समझ गए, ऐसे। इसका भी डिटेल आगे बात करेंगे, अभी नहीं। चलिए मोनोलोक्यूलर लार्जेस्ट फैट स्फेरिकल माइटोकॉन्ड्रियल इन नंबर। चलो, तो देखो मैंने इसके बारे में सब चीज़ें बता दिया था, वाइट और ब्राउन फैट के बारे में, ठीक। यहाँ पे टिश्यू में क्यों बोल दिया, क्योंकि हमने सेल को एक साथ रख दिया हूँ। क्या बोलते हैं आशु, इधर मोबाइल रख दो। नेक्स्ट एग्जांपल, येलो बोन मैरो, पेनिसियल, ब्लूबर, और ये सब ज़रूरत नहीं है। और एग्जांपल, न्यू बॉर्न बेबी, रोडेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रिलीज टू वाटर, ये ज़्यादा चीज़ ज़रूरी नहीं है। जितना मैंने सेल में पढ़ा था ना उतनी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो वाला क्या था,
सॉफ्ट वाला था। अब ये वाला डेंस वाला समझना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल ध्यान देखना, देखो इधर समझना। पहले यदि हम इस मसल्स की बात करें, यहाँ जो मसल्स है, यहाँ जो टिश्यू है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन जब आप ऐसे करोगे, सब लोग ऐसे करो, देखो यहाँ ये लाइनें दिखती हैं, ये देखो ना, ये जो ये लाइनें हैं ना, ये कितनी मजबूत है, ये वाली लाइनें देखो सबके होगी, है ना। ये जो लाइनें हैं, ये वाली समझ में आ गया ना, ये लाइनें, ये हमारी बॉडी में जो हार्ड वाला पार्ट होता है। और हार्ड वाला पार्ट क्यों है? क्योंकि वो डेंस हो गया है बहुत ज़्यादा। जैसे एक सॉफ्ट फेविकोल है, अब एक डिब्बे में तुम फेविकोल को सुखा दो, तो जो सूखा हुआ फेविकोल है वो कैसा हो जाएगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है वाइड फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बनाता है टेंडन, और ये नीट के एग्जाम में लगभग हर साल आता है। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये दो टाइप का दिखता है, कोई कोई वाइट कलर का दिखता है और कोई कोई येलो कलर का दिखता है। जो वाइट कलर का दिखता है वो टेंडन बनाता है। क्या बनाता है? टेंडन। और जो ये टेंडन बनाता है, जो येलो कलर का दिखता है, ये लिगामेंट बनाता है। टेंडन और लिगामेंट दोनों एक धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और तुम लोगों के स्कूल एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, अब आइए तो पहले देखो, वाइट कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी, येलो फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर आर कंप्लीटली absent, in cell fibroblast and mast cell are more in number. On the basis of arrangement fiber and matrix, these are tissue occur in two form, एक टेंडन दूसरा शीथ। मतलब कि वही फेविकोल मैंने बोला था ना, एक कैसे बनाएगा? धागे टाइप का, और एक कैसे बनाएगा? शीथ टाइप का, कवरिंग टाइप का बनाएगा। तो जो टेंडन होगा, दिस कनेक्ट द मसल टू बोन। टेंडन हमारा बनाता है मसल्स को बोन से जोड़ता है। पहले बता चुका मैंने, टेंडन किसको जोड़ता है? मसल से बोन में। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स जुड़ी हुई है, हर जगह मसल्स किससे, जहाँ जहाँ बोन से जुड़ी है वहाँ पे क्या होता है? टेंडन। सोच लो, यदि टेंडन ना हो तो क्या हो सकता है? टेंडन ना हो तो एक बेनिफिट पता है क्या हो जाए? मान लो पैर के जो तलवे हैं, तो वहाँ पे चीरा लगा दो और हड्डी को पकड़ के खींच लो, और कहीं जाना है मान लो, तो एक थैली में चमड़ी को भरो और ले जाओ, बोले ये रितेश जा रहा है। समझ गए? तो ये अभी ऐसा नहीं है पॉसिबल, है ना। ऐसे जैसे मान लो पेट में दर्द है, यहाँ पे थोड़ा चीरा लगाए और हाथ डाल के पूरा साफ कर दिए, ऐसे ऐसे जो भी था ना, तो ये मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है ये बहुत बार आया नीट में। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन, सबसे ज़्यादा मजबूत टेंडन कहाँ का होता है? गैस्ट्रोकैनकेलियन मसल्स या कैनकेलियन बोन। मतलब कि ये वाला टेंडन जो यहाँ पे रहता है ना, ये तुम लोग देख भी सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, एक यहाँ पे ये पतले पतले हैं, अब पैर ऊपर कैसे लाऊं, ला नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग ये वाला पार्ट देखो ना, ये यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मजबूत मोटा है, देखो इससे मोटा और कहीं का नहीं है। ये हो गया, फिर उसके बाद एक और है, बताऊँ कहाँ? यहाँ है, फिर एक यहाँ है, तीन जगह पे हैं ये, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत ये वाला है। ठीक है, चलिए, टेंडोकैल्केनियस टेंडन, दिस टेंडन कनेक्टेड गैस्ट्रोकैनकेनियस मसल्स विथ कैल्केनियम बोन ऑफ एंकल। ठीक है, अब आ जाइए शीथ। नो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स, एलो फाइबर आर कंप्लीटली एब्सेंट। एग्जाम्पल है पेरिकार्डियम, रीनल कैप्सूल, ग्लिंसन कैप्सूल, कॉर्निया ऑफ आई एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनको जो कवर करता है, जैसे पेरिकार्डियम मतलब हार्ट को, रीनल कैप्सूल मतलब किडनी को जो कवर करता है वो शीथ होता है। मैंने बताया था पहले भी कि जो फेविकोल है उससे आप जो मैट्रिक्स है उससे दो तरह की चीज़ें बना सकते हो, एक धागा एक कवरिंग, दोनों मैंने बताया था। ठीक है, और धागा भी दो टाइप के, पतला एक मोटा। वाइट फाइबर के बाद आएगा येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बनाएगा कॉर्ड यानी लिगामेंट।
यहीं पे आप कॉर्ड के बगल में ही लिगामेंट लिख दो। सुनो ना, पूरी कनेक्टिव टिश्यू में, पूरा जितना भी मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा हूं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दोनों हैं, और जो तुमको एक जगह नहीं हजारों जगह मिलेंगे। कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो एक है वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, एक है येलो फाइबर, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, और एक है येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक का तुमने जितना पढ़ा सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। अब तुम अंदाज़ा लगा लो कितना वैल्यू रखता है ये। और जो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है वो बनाता है टेंडन, है ना, और येलो फाइबर जो बनाता है ये। तो इनका कुछ ट्रिक याद रख लो, वाइट फाइबर टेंडन, येलो फाइबर लिगामेंट। इसका कुछ ट्रिक तो बनाओ। अच्छा हाँ, वाइट तो एक याद रख लो, दूसरा उल्टा हो जाएगा। वाइट मतलब कि वाइट के लास्ट में वाइट टेंडन, ये बढ़िया ट्रिक है। चलिए, पहले है इन दिस टिश्यू येलो फाइबर मोर इन क्वांटिटी, कोलेजन फाइबर आर आल्सो प्रेजेंट इन क्वांटिटी, रेटिकुलर फाइबर आर एब्सेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सीथ और कॉर्ड। इंपॉर्टेंट है कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे ही तुम लिख सकते हो सीधे लिगामेंट्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर आर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स आर फाउंड, येलो फाइबर फॉर्म आ नेटवर्क इन द मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जाएगा लिगामेंट जो अटैच करता है बोन टू बोन। लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन टू बोन। इन दिस सिमिलर एल्योरे कनेक्टिव टिश्यू बट द हैव द येलो फाइबर नेटवर्क अराउंड द। एग्जाम्पल है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ एल्वोली ऑफ लंग्स, वॉल ऑफ स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। मतलब जो कवर करता है वो क्या होगा? सीथ, और जो बांधता है वो क्या होगा? टेंडन या लिगामेंट। ये बादल देखो, सबसे पहले है लिगामेंट जो होता है कनेक्ट बोन टू बोन, भूलता है ये, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है इलियोफिमोरल लिगामेंट, सबसे मोटा होता है इलियोफिमोरल लिगामेंट। ये कहाँ होता है इलियोफिमोरल लिगामेंट? कहाँ होता है? इलियोफिमोरल लिगामेंट मतलब जो हमारा ये होता है जहाँ बच्चों को हम गोद में लेते हैं, है ना, तो हाँ पेल्विक गर्डल, तो ये हो गई ह्यूमरस, है ना, सॉरी फीमर, ये हो गई फीमर बोन, हो गई फीमर। और यहाँ पे जो मतलब इस हड्डी को जो यहाँ से जोड़ती है ये वाली, और सबसे ज़्यादा का काम यही मजबूती का काम करती है, ठीक है, ये वाला। तो इलियोफिमोरल लिगामेंट कनेक्टेड इलियम एंड फीमर। इलियम बोन मैं स्केलेटन में बताया था, मतलब ये वाला जो पार्ट, ये वाली बोन है ना, इस बोन का पार्ट होता है इलियम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ फीमर बोन होती है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है लिगामेंटम फ्लेवा, लोकेटेड बिटवीन द टू वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब कि वर्टिब्री जो रहती है ना, गर्दन जो वर्टिब्री 1 2, तो वहाँ पे जो लिगामेंट रहता है ये होता है लिगामेंटम फ्लेवा। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन काउ एंड बफेलो, लिगामेंटम न्यूचे, याद करो, बैलगाड़ी वाला बताया था ना, वो मैंने न्यूचे बताया था, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखा था मैंने, सही तो लिखा था, सही था ना। लिगामेंटम न्यूचे लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्री इन द नेक टू सपोर्ट द वेट ऑफ द, उठाने के लिए भी जब वो लोग कंटिन्यू ऐसे नीचे गर्दन करके घास खाते हैं तो भी, तो ये मैं बता चुका था, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा बादल इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में इंपॉर्टेंट कौन? येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड द लिम्फॉइड टिश्यू, मेनली फाउंड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मतलब ये वाला टिश्यू उस जगह होता है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वाले पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमिलर टू लिम्फ, रेटिकुलर फाइबर आर एबुडेंट इन देयर टिश्यू फॉर्म अ डेंस
नेटवर्क अराउंड द रेटिकुलर सेल, हाई नंबर ऑफ लिम्फोइड आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल है किडनी, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, लीवर एंड प्यास पैचेस। इनमें जितना जितना बोलता हूँ ना उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आ जाइए, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। दिस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक टिश्यू, मेनली फाउंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी, अदर कंपोनेंट ऑलमोस्ट द absent, only few collagen fiber and fibroblast are present. Mucoid tissue similar jelly called the Watson jelly. एग्जाम्पल है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा और फीटल को जोड़ता है। नेक्स्ट आ जाए कॉम्ब ऑफ कॉक और बिट्रस ह्यूमर। मुर्गी के ऊपर देखो ऐसे लगा रहता है, कब तक चिल्लाएगा आगे? चलो आ जाओ, देखो 7 नंबर क्या है अपना, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंट मतलब पता है क्या होता है? कलर। हमारी बॉडी में कौन कौन से कलर हैं वो होता है पिगमेंटेड। अरे वो वाली लाइट चालू कर लो इधर की, तो थोड़ा तुम लोग गोरे गोरे दिखो, सब काले काले दिख रहे हो, कसम से काले काले दिख रहे हो। मैं तो दिख रहा हूँगा, नहीं दिख रहा है? क्यों हंस रहे हो? चलो, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू में अपन देखो, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू मतलब पिगमेंट मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है। तो मॉडिफाइड बाय एरियोलर टिश्यू, पिगमेंटेड टिश्यू इज ए सब्सटेंस टू गिव कलर टू टिश्यू। ये क्या देता है? कलर देता है टिश्यू का। पिगमेंटेड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन, आई एंड हेयर। स्किन, आई और हेयर को कलर देते हैं ये लोग, ठीक है। फिर इसके बाद होता है क्रोमेटोफोर आर द प्रेजेंट इन कलर। सबसे पहले हम देखेंगे मिलेनोफोर से निकलता है मिलेनिन पिगमेंट, जो कि बनाती है बॉडी को काला कलर। मतलब कि सीधी सी बात है, जिसकी बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट जितना ज़्यादा है वो इंसान उतना ही ज़्यादा काला है। हमारे पास तो है ही नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है। चलो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपन लोगों के हेयर्स हैं, ये हेयर्स है ना, हेयर्स पाइप होती है, पता है, ट्रांसपेरेंट पाइप होती है। इस पाइप में जो कलर तुम अंदर डाल दोगे ना, हेयर उस कलर का दिखने लगता है। जैसे पेन का जो रिफिल होता है, ब्लू कलर की इंक डालो तो ब्लू दिखता है, रेड डालो तो रेड, ब्लैक डालो तो ब्लैक। ऐसे ये ट्रांसपेरेंट पाइप होता है जिसमें जिस कलर का आप पिगमेंट डालोगे वैसे दिखने लगता है। एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि जैसे जो मम्मी लोग होती हैं गांव में, तुम सबको पता होगा, जो साड़ी पहनती है तो उनका इतनू सा पेट रहता है ना, इतने सा पेट काला रहता है, बाकी गोरा रहता है। ऐसे क्यों? इतने सा पेट क्यों काला रहता है? सच में ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि देखो इतना मतलब ओपन रहता है, तो धूप पड़ती है, तो जब धूप यहाँ पड़ती है तो यहाँ का धूप के वजह से मिलेनिन पिगमेंट बाहर आ जाता है। अब मिलेनिन बाहर आ जाता है तो काला हो जाता है। नॉर्मली यदि अपन लोग देखें तो अपना इतना मतलब तुम लोगों का इतना और इतना काला रहता है, बाकी गोरा रहता है। देख लो, मतलब गर्मियों में ज़्यादातर तुम लोग ऐसे हाथ करोगे ना, ऐसे, तो यहाँ का कलर अलग रहता है, यहाँ का कलर अलग हो जाता है, धूप की वजह से ऐसे होता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें ग्वाइनोफोर यानी ग्वाइनिन यानी कि वाइट कलर। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो वाइट कलर के हैं, आँखों में, है ना। फिर जैंथोफोर यानी हमारी बॉडी के कुछ कलर्स ऐसे हैं जो येलो कलर्स का पिगमेंट भी हमारी बॉडी में रहता है। जैसे पीलिया वगैरह हो जाए ना तो येलो कलर का पिगमेंट बाहर आ जाता है। और येलो कलर का पिगमेंट तब भी बाहर आता है जब तबीयत खराब होती है। देखना यूरिन का कलर भी येलो कलर हो जाता है। तो ये नेक्स्ट हम बात करें, एग्जाम्पल है आई इन आइरिस एंड कोरोइड। मतलब सीधी सी बात है, जो हमारी बॉडी में जो कलर को प्रमोट करता है, कलर को प्रमोट करता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। और जो केमिकल्स होते हैं ये ज़्यादातर केमिकल डिपेंड करते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है। जैसे तुम लोग देखोगे, और इसके लिए नहाना कोई ज़रूरी नहीं है,
हाँ, ऐसा नहीं है कि नहाए नहीं तो काले हो गए, ज़्यादा नहाए तो गोरे हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये केमिकल्स जो होते हैं क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे तुम इधर चले जाओ रसिया, सब गोरे गोरे, आप वेस्ट इंडीज साइड, फिर आ गया। जो तुम लोग पढ़ोगे ना, तो अब तुम लोग ना सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ना, सिर्फ एग्जाम पास करना है मत पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब वो सब यहाँ से रिलेटेड हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे लोकोमोशन ऑफ अवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कैसे होते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट कौन देता है। तो एक और टिश्यू होता है, मैंने बोला था कौन कौन सा, जल्दी बोलो, प्रॉपर, वेस्कुलर और स्केलेटन। तो हमारा प्रॉपर हो गया, प्रॉपर के सेल, फाइबर और मैट्रिक्स हो गए। अब हम देखेंगे स्केलेटन, लास्ट में देखेंगे वेस्कुलर। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि प्रोवाइड अवर बॉडी इन मैकेनिकल सपोर्ट, हमारी बॉडी को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है वो क्या होता है। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है या किसी पेड़ से आप जब जंप करते हो ज़मीन में, तो जब आप जंप करते हो तो आपकी प्रॉपर बॉडी ज़मीन पे जाती है। यदि मान लो कि यदि आपकी बॉडी में स्केलेटन ना हो और आप किसी वॉल से ऐसे नीचे जब जंप करोगे ना, तो पता आप कैसे रहोगे, नीचे ऐसे लगे पानी भर गया, हड्डी नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब सपोर्ट, समझ गए ना ऐसे। तो मतलब कि स्केलेटन सिस्टम इतना, मतलब यदि मानो कि यदि हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम ना होता ना तो बहुत मज़े आते। जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा है 1-2 साल का, अब मम्मी लोगों को कहीं मान लो मामा जी के यहाँ जाना है बच्चे को लेकर, तो उसको गोद में बैठाती हैं, यहाँ बैठा लेंगी। यदि मान लो सोचो बच्चे के यहाँ स्केलेटन ना होता, और जो उनका डिजाइन वाला पर्स रहता है उसे भी डाल लिए एक साइड में, समझ गए। तो स्केलेटन जो होता है हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करवाता है। क्या देता है? शेप। ठीक, अब जो हमारे शरीर की सुंदरता होती है वो स्केलेटन पे मतलब डिपेंड करती है, लेकिन इंटरनल स्केलेटन, ये जो स्केलेटन होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्केलेटन, एक होता है इंटरनल स्केलेटन। इंटरनल स्केलेटन में आता है बोन। यदि आपको एक सुंदर लड़की एक बेकार लड़की दोनों के बाहर का पूरा हटा दिया जाए, मसल्स और स्किन, और सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिया जाए, आप नहीं बता सकते कि ये किसका है, किसका मुंह कैसा है ये नहीं बता सकते हो, कौन गोरा है ये नहीं बता सकते हो, कौन ज़्यादा सुंदर है ये नहीं बता सकते हो। मतलब कि जो इंटरनल स्केलेटन होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। जो उसके बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर है वो बताता है हमारा मसल्स और स्किन। समझ गए? तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे नॉर्मली इंटरनल स्केलेटन की। अब इंटरनल स्केलेटन मतलब जो हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। देखो